आप देख रहे हैं साइंस का निचोड़ सीरीज। इस सीरीज में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक फैक्ट को आपके सामने इस प्रकार से निचोड़ करके रख देंगे कि इस सीरीज के बाद आपको साइंस के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं डराएंगे और आपको साइंस के सारे क्वेश्चंस इजी लगेंगे अप टू पीसीएस लेवल। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉट 247 को शेयर कीजिएगा, जिससे हमें एक मनोबल, हमें एक मोटिवेशन मिलती है आपके लिए एक अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन के पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था, जिसमें कि हमने देखा था न्यूटन साहब ने गति के 3 नियम दिए थे और उस गति के 3 नियम को न्यूटन साहब ने अपनी बुक प्रिंसिपिया में बताया था और उसमें जो 3 नियम दिए थे उसमें से पहला नियम को हमने देखा था और इस पहले नियम को कहा जाता था लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का नियम। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हमने देखा था। इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे और आपने अगर वो क्लास नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सारे के सारे चीज। और उसके बाद हमने देखा था कि जिस बॉडी का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, जितना ज्यादा मास होगा, उसका जड़त्व उसके अंदर उतना ही ज्यादा होगा। और इसी में हमने देखा था कि जड़त्व के नियम जो फर्स्ट लॉ है, उसी से हमें फोर्स का जो बल है उसका परिभाषा भी हमें मिला था। फोर्स का परिभाषा न्यूटन फर्स्ट लॉ से मिला है, जबकि सेकेंड लॉ से, जिसे कि क्या कहा जाता है, न्यूटन जो लॉ ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि बताइए फोर्स की परिभाषा न्यूटन साहब के किस नियम से मिलती है, तो आपको टिक लगाना होगा फर्स्ट लॉ से। लेकिन अगर फोर्स का एक्सप्लेनेशन, फोर्स का व्याख्या, फोर्स का जो है यूनिट है, फोर्स का फॉर्मूला है, ये सब आपको सेकेंड लॉ से मिलता है न्यूटन साहब के F बराबर ma। और हमने यहां देखा था फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, केजी। अगर इसको ऐसे देखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसको अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला में अगर लिखने का कोशिश करें तो केजी के जगह क्या लिखाता है, एम लिखाता है, और मीटर के जगह एल और टाइम के जगह टी। और इसको डायमेंशनल फॉर्मूला हम इस प्रकार से एम एल टी माइनस 2। और इसके सारे हमने कॉन्सेप्ट को देख लिया था। मोमेंटम क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, सबके बारे में हमने बात कर लिया। आज हम देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में, न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में, और ये नियम क्या कहता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए डिटेल में इसको देखते हैं। न्यूटन साहब का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम, इसने बताया, इनके द्वारा बताया गया अपने तीसरे नियम में, इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया। इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि अरे भैया, प्रकृति में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितना भी एक्शन होता है एक बॉडी का, याद रखिएगा, एक बॉडी का दूसरे बॉडी पर, सेम बॉडी पर नहीं, याद रखिएगा, सेम बॉडी पर नहीं, एक बॉडी का दूसरे बॉडी पर जितना भी एक्शन होता है, एक बॉडी का अगर दूसरे बॉडी पर एक्शन होगा तो सेम एक्शन क्या करेगा, ये उल्टे डायरेक्शन में दूसरा बॉडी इस बॉडी पर रिएक्शन कर बैठता है। उसी टाइम इतना सेंसिटिव है कि अगर आप किसी को एक झापड़ रख के देंगे तो दूसरा व्यक्ति आपको उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी फोर्स के साथ दूसरे तरफ से, दूसरे डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में आपके दूसरे ही गाल पर एक रपाटा मारेगा। उतने ही फोर्स से, वही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन का नियम। न्यूटन साहब ने एक ऑब्जर्वेशन के आधार पर अपने गति के तीसरे नियम में बताया कि प्रकृति में जितनी भी क्रियाएं होती है, वो सारी की सारी क्रियाएं के एक विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल, याद रखिएगा, इक्वल का बात मतलब इक्वल, बराबर, और अपोजिट डायरेक्शन में वो रिएक्शन हो जाता है। अगर एक्शन और रिएक्शन ना हो, एक्शन का रिएक्शन ना हो तो काम ही नहीं होगा। क्या होगा, काम ही नहीं होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडी पर होता है, सेम बॉडी पर नहीं होता, याद रखिएगा। जैसे कि हम अभी अगर अपने हाथ से एक गाल पर अपना एक रपाटा खींच दे तो जरूरी नहीं है कि उधर से क्या होगा, अपने दूसरे हाथ से हम उसी गाल पर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन डाल दे। ऐसा नहीं है, सेम बॉडी पर नहीं होता है। आपको अगर एक्शन रिएक्शन देखना है तो डिफरेंट बॉडी में देखना होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप यहां पर देख रहे होंगे। यहां पर है टिल्लू पहलवान। ये टिल्लू पहलवान क्या करता है, दीवार को धक्का देने की कोशिश करता है। भले यह दीवार खिसके ना, लेकिन यह इस पर अगर F1 फोर्स से एक्शन करता है, अगर यह F1 फोर्स लगाता है तो यह दीवार उसी टाइम, एट द टाइम क्या करेगा, एक दूसरे फोर्स से, F2 फोर्स से यह इस पर रिएक्शन करेगा, यह भी इस पर धक्का लगाएगा। तो हम कह सकते हैं F1 के बराबर है F2, ठीक है, इक्वल इक्वल अमाउंट में ये फोर्स, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो F1 बराबर माइनस F2। तो अगर टिल्लू पहलवान और इस दीवार को एक सिस्टम माना जाए,
एक आइसोलेटेड सिस्टम माना जाए तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि टिल्लू पहलवान इस पर फोर्स लगा रहा है, दीवार भी इस पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन इक्वल इन अपोजिट। और अगर इसका रिजल्टेंट निकाले कि यहां पर रिजल्टेंट नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। जोड़ करके देखिए आप, ठीक है, जोड़ करके देखिए तो नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, क्योंकि F1 और F2 बराबर है निगेटिव डायरेक्शन में, तो 1 माइनस 1 की जगह बराबर में तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो गया, फोर्स तो लग रहा है लेकिन नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। तो उस प्रकार का सिस्टम जिसमें कि नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है, विलगित निकाय कहा जाता है, उसे पृथक निकाय कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये तो एक बात हो गया। दूसरा बात आप यहां पर देखते होंगे, रॉकेट का एक एग्जाम्पल देखते होंगे कि रॉकेट जितने वेग से नीचे धरती पर एक्शन करते, धरती पर क्या करता है, रॉकेट जितना ऊपर स्पीड बढ़ाता है, एक्शन करता है, वो क्या करता है, नीचे एक रिएक्शन होता है, तब जाकर के ये ऊपर उठ जाता है, तब जाकर के ये ऊपर उठ जाता है। ठीक है, यहां नीचे फोर्स लगाएगा, नीचे धरती उस पर फोर्स लगाएगा और तब जाकर के ये ऊपर उठ जाता है। तो रॉकेट का एक एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल आप यहां पर देख रहे होंगे कि देखिए एक नाव है और टिल्लू पहलवान क्या करता है, नाव से कुदक्का मार देता है। और जब नाव से कुदक्का मारेगा तो ये क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, इधर एक्शन कर रहा है। जो टिल्लू पहलवान का जो पैर है, टिल्लू पहलवान का जो पैर है ये क्या करेगा, नाव पर एक फोर्स लगाएगा कि नहीं, टिल्लू पहलवान का जो पैर है नाव पर एक फोर्स लगाएगा। और जब नाव पर जैसे ही फोर्स लगाएगा, नाव के ऊपर एक्शन होगा, तो नाव क्या करेगा, अच्छा बेटा तुम्हारे ऊपर भी हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन छोड़ देते हैं और नाव क्या करेगा, इसके पैर पर एक फोर्स लगा देगा। और इसको जितने जितने जोर से नाव पीछे जाएगा, जितने जोर से इसके इसके धक्का लगाने से जितने जोर से नाव पीछे जाएगा, उतना ही जोर से नाव इस पर धक्का लगाएगा और ये क्या करेगा, कूद करके जमीन पर आ जाएगा। क्या करेगा, कूद करके ये जमीन पर आ जाएगा। तो अगर आपको ज्यादा दूर कूदना है, ज्यादा दूर कूदना होगा तो आपको नाव पर ज्यादा जोर से धक्का लगाना होगा। अगर कम दूर कूदना है तो आपको नाव से कम धक्का लगाना होता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जितना जोर से आप धक्का लगाएंगे उतना जोर से नाव आप पर धक्का लगाएगा और आप उछल करके धरती पे। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपको कितना धक्का लगाना है। जितना फोर्स से आप इस पर लगाएंगे सेम उतना फोर्स पर ये उल्टा आप पर रिएक्शन लगा देगा। तो यहां से एक सिस्टम ये भी हो गया, जितना फोर्स यहां से आपने नाव पर लगाया, नाव भी आपके पैर पर उतना फोर्स लगा दे रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, कूद के बाहर आ गए। ठीक है, तो नाव और ये बच्चे का ये जो टिल्लू है इसका रिएक्शन जो यहां पर आप देखें, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जांपल है। अच्छा, यहां पर क्या है, जब आप एक एग्जांपल बहुत जाना पहचाना प्रसिद्ध एग्जांपल है कि जब किसी बंदूक से गोली छूटती है तो गोली जितने स्पीड से गोली यहां से निकलती है, ठीक है, जितने स्पीड से गोली यहां से निकलती है, सेम फोर्स से क्या करता है, गोली ये पीछे की ओर एक रिएक्शन डालेगा, एक पीछे की ओर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। जितने फोर्स से ये आगे भागेगा उतने ही फोर्स से बंदूक भी पीछे क्या होगी, धक्का, मतलब एक जर्क का अनुभव करती है। क्या करता है, जर्क का एक धक्का का अनुभव करती है। जैसा कि आप देखते होंगे कि जब बंदूक या राइफल चलाया जाता है तो राइफल को अपने कंधे पर लेकर के नहीं चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर जितने स्पीड से गोली निकलेगा, राइफल का जो बोनट या फिर जो ये वाला पार्ट होता है वो क्या करेगा, कंधा को उतने ही जोर से धक्का देगा पीछे। और अगर अगर आपका कंधा कमजोर है तो आपका कंधा टूट भी सकता है। इसीलिए कंधे पर रख करके राइफल नहीं चलाया जाता, थोड़ा नीचे से चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्शन और रिएक्शन होगा। जितना स्पीड से गोली भागेगा उतना ही स्पीड से वो क्या करेगा, एक रिएक्शन फोर्स लगा देगा पीछे बंदूक पर और बंदूक भी उतना ही पीछे से जाएगा। तो उस रिएक्शन को कंप्लीट हवा में छोड़ने के लिए क्या किया जाता है, उसको किसी कंधे वंधे पर नहीं, कुछ हवा में रखा जाता है ताकि वो पीछे इधर आकर के अपना बैलेंस कर ले। तो ये क्या है, एक्शन रिएक्शन किसका, न्यूटन्स थर्ड लॉ का। जैसे कि उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, बंदूक से गोली चलाने पर जो एक झटका का अनुभव होता है, ये क्या है, एक्शन रिएक्शन है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर चली जाती है, नाव जितना आप कूदेंगे उतना ही नाव पीछे जाए। तो ये सब क्या है, एक्शन रिएक्शन है। वॉकिंग, आप चलते हैं, आप दौड़ते हैं, आप कूदते हैं, तो ये सब क्या है एक्शन रिएक्शन का। अगर आप चलेंगे और धरती पर आपने जितना एक्शन किया, अगर धरती उस सेम डायरेक्शन से उल्टा क्या करे, उतना ही फोर्स से आप पर रिएक्शन ना लगाए तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहां पर अगर एक्शन रिएक्शन ना हो तो आप वॉकिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आप दौड़ते हैं और आप जितने फोर्स के साथ धरती पर एक्शन करते हैं और धरती आप पर रिएक्ट नहीं करे, आपको रिएक्शन फोर्स नहीं दे, आपको धक्का ना दे, तो आप दौड़ नहीं पाएंगे। जितना स्पीड से आप, जैसे कि आपको दौड़ना होता है तो आप पहले क्या करते हैं, एक एक्शन के लिए
धरती पर एक जोरदार धक्का मारते हैं तब जाकर के आप कूद जाते हैं। तो ये एक्शन जब किया तो धरती आप पर रिएक्शन लगाएगी उतने ही फोर्स से और आपको कूदा देगी। तो ये है जंपिंग वगैरह का, ठीक है। उसके बाद रॉकेट का मोशन है, स्विमिंग है, जितने फोर्स से हम क्या करते हैं पीछे पानी को धकेलते हैं, पानी हमारे ऊपर उतना ही रिएक्शन करता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसा कि आप देखिए बालू वगैरह का ढेर लगा हुआ है और कोई बालू पर चढ़ने का कोशिश करे, एक्शन तो करे लेकिन बालू रिएक्शन नहीं करता है और हम ऊपर नहीं चढ़ पाते और गिर के नीचे चले आते हैं। तो एक्शन होगा और रिएक्शन ना हो तो वो काम ही नहीं होगा। तो चलना, दौड़ना, कूदना, ये सब क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ के एग्जाम्पल से। अगर एक्शन हो और रिएक्शन ना हो तो ये हम काम नहीं कर सकते हैं। अगर रॉकेट के मोशन में भी एक्शन हो, रिएक्शन ना हो तो वहां भी रॉकेट ऊपर नहीं जाएगी। स्विमिंग के केस में भी आप देख लिए। तो ये सब क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हर एक प्रतिक्रिया उल्टा डायरेक्शन में होता है, ठीक। अच्छा, इसी में क्या होता है जैसा कि हमने अभी एक सिस्टम की बात करी, एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करी, जब कोई फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन हो रहा है यानी कि वेलोसिटी है, वहां पर वेग है और वेग है तो संवेग है। याद है संवेग है जब किसी एक सिस्टम में ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर काम करता है, एक्शन है, रिएक्शन है, तो ये क्या करेगा जितने स्पीड से ये इधर गया उतने ही स्पीड से ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो एक सिस्टम में हमेशा जहां एक्शन रिएक्शन हो रहा है वहां पर क्या है फोर्स है, वहां पर क्या है एक्सेलरेशन है, वहां वेलोसिटी है और वेलोसिटी है तो संवेग है। क्योंकि वेग के संग अगर मास को कंसीडर किया जाए m इंटू वी तो वो क्या होता है संवेग होता है। और हर एक आइसोलेटेड सिस्टम का संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। क्या रहता है संरक्षित रहता है, जिसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। इसके बारे में हम आसानी से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। संवेग संरक्षण का नियम, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम इसके न्यूमेरिकल्स आपको करा देंगे। घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन सीरीज है उसमें जो भी क्वेश्चंस है उसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो संवेग संरक्षण का नियम यानी कि हर एक आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें कि नेट फोर्स क्या होता है जीरो होता है। किसी एक सिस्टम की बात करें, ये जितना फोर्स उस पर लगाएगा सेम उतना फोर्स ये उस पर लगा देगा, तो नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जीरो। और उस टाइप का सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। और हर एक आइसोलेटेड सिस्टम का संवेग संरक्षित होता है, मोमेंटम संरक्षित होता है, कंजर्व्ड होता है। सबसे बड़ा बात कि ये संरक्षण क्या है, ये कंजर्व्ड होना क्या कहलाता है। देखिए संरक्षण का मतलब सुरक्षित है, खत्म नहीं हो रहा, बस एक जगह से दूसरे जगह पर चला गया। हम जानते हैं ये खत्म नहीं हुआ। जैसे कि हमारे पास 10 रुपया है, अब इस 10 रुपया को लेकर के हम मार्केट गए, मार्केट में हमने उस दुकानदार को दे दिया, तो क्या ये पैसा खत्म हो गया? बताइए, क्या ये पैसा खत्म हो गया? नहीं, ये दुकानदार के पास गया है। हम जानते हैं कि ये दुकानदार के पास गया है। अच्छा, जहां पर गया उसके बारे में अगर हम जानते हैं तो वो क्या है संरक्षित है। ये दुकानदार किसको देगा? होलसेलर को देगा, होलसेलर गवर्नमेंट को देगा और गवर्नमेंट फिर से नोट जारी करके हमारे पास भेज देगा। इसका मतलब ये पैसा संरक्षित रहा, कंजर्व्ड रहा। क्या रहा? संरक्षित रहा, हमारे पास से दूसरे के पास चला गया। ये बात हम जानते हैं। मतलब कि संरक्षक का मतलब कांस्टेंट रहेगा, खत्म नहीं हो रहा है। कोई चीज हमारे पास से निकल करके कहां गया है, इसका अगर आपको पता है तो वो क्या है संरक्षित है, वो कंजर्व्ड है। क्या है? वो कंजर्व्ड है। जैसे कि अगर आपने किसी को 100 रुपये उधार दे दिया, ठीक है, अगर आपने 100 रुपये उधार दे दिया तो क्या है आप जानते हैं कि ये 100 रुपया निकल करके हमारे पास से इसके पास गया है, वो संरक्षित है, वो कंजर्व्ड है, ये हमारे पास आएगा। भले हमसे 100 रुपया हमारे पास से निकल गया है लेकिन वो पैसा हमारे पास आ जाएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर हम क्या है चिंटू है और चिंटू के एक पॉकेट में 100 रुपया है, इसने क्या किया 100 रुपया यहां से निकाल करके दूसरे को दिया और से उसी समय क्या करे कोई आदमी इसको 100 रुपया, ये जैसे ही यहां से इसका 100 रुपया निकला तो तुरंत इसको कोई 100 रुपया इसके इस पॉकेट में डाल दे तो पैसा इसका संरक्षित है। क्या है? संरक्षित है। तो इस प्रकार से कहां गया ये पैसा, नहीं गया, कहां से हमारे पास से चीज निकल करके दूसरे जगह पर गई है, ये अगर चीज पता है तो वो संरक्षित है। किसी एक सिस्टम का पैसा एक से दूसरे के पास जाता है तो ये संरक्षण कहलाता है। तो संरक्षण का मतलब आप समझ गए होंगे, संरक्षित होने का मतलब, सुरक्षित होने का मतलब यही है। और जो संवेग संरक्षण का नियम है ये न्यूटन का दूसरा नियम तथा तीसरा नियम का आउटपुट है। ये कहीं और से नहीं आया बल्कि न्यूटन का जो दूसरा नियम है लॉ ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। और उसके बाद हमने देखा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहां से आ रहा है,
मोमेंटम जानेंगे तभी तो आएगा। थर्ड लॉ में एक्शन और रिएक्शन होता है किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम पर, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जहां पर न्यूटन्स थर्ड लॉ काम कर रहा है वहां पर हम देखेंगे कि हमेशा उस जगह पर क्या होगा, मोमेंटम जो है, मोमेंटम मतलब संवेग, संवेग मतलब उसके पास वेलोसिटी हो, तो उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। उसका वेलोसिटी कहां गया नहीं गया इसके बारे में हमें पता रहेगा। तो एक सिस्टम का मोमेंटम, एक सिस्टम का संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। और ये जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम है, ये किसका आउटपुट है, तो याद रखिएगा न्यूटन के साहब के दूसरे और तीसरे नियम का आउटपुट है। इसको क्या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि न्यूटन का जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम है, इसे कहा जा सकता है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के विलगित निकाय, विलगित निकाय का मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम पृथक निकाय कहा जा सकता है, उसका कुल संवेग, उसका टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है जबकि कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो। ठीक है, जब तक कि कोई बाह्य बल ना कार्य कर रहा हो। तो ये इसका क्या है, स्टेटमेंट है, देख सकते हैं आप। किसी एक सिस्टम के नेट मोमेंटम वैल्यू पर कोई एक प्रभाव, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक सिस्टम की बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम का यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है, इसके बारे में तो हमने बात कर लिया है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि जिसका नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। और जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो उसमें जो एनर्जी होगा, वो एनर्जी विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व एंड मोमेंटम इज कंजर्व। तो उसका एनर्जी भी क्या होगा, कंजर्व होगा, और उसका मोमेंटम भी कंजर्व होगा। तो अगर नेट फोर्स क्या हो, जीरो, तो फोर्स अगर जीरो होगा तो हम जानते हैं फोर्स है तभी तो एक्सेलरेशन है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स अगर जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, चाहे वो एक्सेलरेशन हो चाहे वो डी एक्सेलरेशन हो, जीरो हो जाए तो वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो क्या हम जानते हैं नहीं है कि वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है, मास इनटू वेलोसिटी, संवेग होता है P बराबर mv। तो मास तो हमेशा कांस्टेंट ही होगा, मास थोड़ी चेंज होगा। आपका जो किसी बॉडी का जो मास होगा वो चेंज नहीं होता है, ये माना जा सकता है। तो मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी अगर कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। यहां से हम कह सकते हैं किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। और यहां पर एक्शन रिएक्शन चाहे मोमेंटम हो, सब काम कर रहा है। तो न्यूटन साहब के दूसरे और तीसरे नियम का ये आउटपुट है। हर एक तरह का, हर एक टाइप का कॉलिजन, हर एक टाइप का, किसी भी टाइप का कॉलिजन, चाहे वह इलास्टिक कॉलिजन हो जिसे प्रत्यास्थ कॉलिजन कहा जाता है, इन इलास्टिक कॉलिजन हो या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन हो, हर एक टाइप के कॉलिजन में मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। कॉलिजन क्या होता है, जब कोई बॉडी m1 मास का इधर से आ रहा हो और m2 मास का इधर से आ रहा हो और ये दोनों आकर के टकरा गया। ठीक है, ये दोनों आकर के टकरा गया। अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो इसमें किसी भी टाइप का एनर्जी का लॉस नहीं होगा। क्या होगा, इलास्टिक में किसी भी टाइप का एनर्जी लॉस नहीं होगा। और ये याद रखिएगा कि जो इलास्टिक कोलिजन है ये बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता है, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि जब कोई दो बॉडी आपस में टकराएगा तो एक का एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, दूसरे का एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी तो लॉस होगा। और जब एनर्जी लॉस होता है तो उसे इन इलास्टिक कॉलिजन कहा जाता है। और एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। तो देखिए हमको टाइप्स ऑफ कॉलिजन नहीं जानना है, बस ये याद रखिए तीन टाइप का कॉलिजन है, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली। और इसमें मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। m1 मास का कोई बॉडी इधर से आ रहा है, m2 मास का कोई बॉडी इधर से आ रहा है, या फिर एक डायरेक्शन में आ सकता है, या ये दोनों क्या हो रहा है, इधर से जा रहा है, तब जाकर टकरा जाए, या दोनों आकर के आपस में टकरा जाए। तो इस टाइप का जो कोलिजन है, अलग अलग टाइप का, हर एक टाइप के कोलिजन में अगर एक सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होगा, मास, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। इसको आगे हम समझेंगे। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि बंदूक से गोली का निकलना, बंदूक से गोली का निकलना। तो बंदूक से जब गोली निकलता है तो गोली जिस वेलोसिटी के साथ इधर से निकलता है, सेम वेलोसिटी का ये इधर फोर्स लगा देता है, सेम वेलोसिटी का ये इधर फोर्स लगा देता है, रिकॉइल हो जाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर बंदूक से गोली अगर v वेलोसिटी से निकलेगा, v1 वेलोसिटी से, तो ये जितना वेलोसिटी से आगे बढ़ा, सेम वेलोसिटी ये इसको देगा। और मोमेंटम क्या होगा, जो मास मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। तोप और गोला, ट्रक और कार, तो इस प्रकार का कुछ एग्जाम्पल है, नाव और व्यक्ति। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है, इसको अभी हम देखते हैं। यहां से समझिए, एक ट्रक है, ठीक है, एक ट्रक है और इस ट्रक को चलाने वाला दारू पी लिया है। क्या, दारू पी लिया है, m1 मास, इसके पास कुछ मास होगा, ठीक है, और इसके पास कुछ वेलोसिटी है। अब ये ट्रक आ रहा है और बेचारा एक कार यहां पर खड़ा है, और जब कार है तो इसका भी कुछ मास होगा m2 और इसका कुछ वेलोसिटी होगा, या फिर या तो ये चुपचाप खड़ा हुआ है या फिर इसका कुछ वेलोसिटी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, दारू पीने वाला, दारू दरपिया जो पियक्कड़ ट्रक वाला है, ये आएगा और कार को दे धक्का
धक्का मारेगा। बताओ ये कार को जैसे ही धक्का देगा तो एक ये सिस्टम की बात हो रहा है, क्या हो रहा है, एक सिस्टम की बात हो रहा है। कार और ट्रक एक सिस्टम की तरह काम करेगा और जब ये एक सिस्टम की तरह काम करेगा तो ये जितना फोर्स इस पर लगाएगा सेम इतना फोर्स ये इस पर लगाएगा और नेट रिजल्टेंट फोर्स इसका जीरो, तो आइसोलेटेड सिस्टम ही हो गया। लेकिन अब हम मोमेंटम की बात करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा। तो देखिए ये जितने वेलोसिटी से आ रहा था, मान लिया कि ये v1 वेलोसिटी से आ रहा था, तो जैसे ही कार को धक्का देगा तो इसका वेलोसिटी थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। पता है ना कि जब ये धक्का देगा तो जितना स्पीड से आ रहा था उतना स्पीड होगा नहीं, इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। क्या होगा, इसका वेलोसिटी कम होगा। लेकिन बेचारा कार जो कि चुपचाप बैठा हुआ था या फिर इसका वेलोसिटी कम था, जैसे ही पीछे से इसको धक्का मिलेगा तो ये क्या होगा, ये बहुत ज्यादा इसको स्पीड मिल जाएगा और ये रगेदना शुरू करेगा, अरे कौन धक्का मार दिया, और इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा। जितना स्पीड ट्रक का घटेगा, जितना स्पीड ट्रक का घटेगा, तो ये पता है कि ये स्पीड घट करके किसके पास ऐड हो गया, तो ये स्पीड घट करके किसको मिल गया, ये कार को मिल गया। मतलब कि जितना स्पीड इसका घटा सेम उतना स्पीड कार को मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्पीड कहीं गया नहीं है, स्पीड कहीं गया नहीं, स्पीड कहीं खत्म नहीं हुआ है, बल्कि स्पीड हमारे से घट करके हमने किसको दे दिया, तो कार भाई साहब को दे दिया। और जब कार भाई साहब को दे दिया तो इस सिस्टम की बात करेंगे तो मान लिया कि ये जितने स्पीड से घटा ये इसको स्पीड दे दिया और टोटल मोमेंटम, चूंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी जितना घटा उतना स्पीड इसको मिल गया, तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट ही हो गया। ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये जितना स्पीड इसको यहां से जितना घटा वो इसको मिल गया, तो कंजर्व ही तो रहा, इसको पता ही तो है कि कितना स्पीड हमसे घटा और ये स्पीड किसको मिल गया। तो यहां से हम क्या देख लिए कि m1 v1 जितना है, m1 v1 और m1 v1 मतलब कि ट्रक का मोमेंटम और m2 v2 किसका, कार का मोमेंटम। मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, मास कांस्टेंट रहेगा, जितना वेलोसिटी ट्रक का घटा उतना ही वेलोसिटी कार का बढ़ जाएगा और ये एक दूसरे को हमेशा बैलेंस करके रखेगा और दोनों आपस में बराबर ही रहेगा, दोनों आपस में बराबर रहेगा। तो इसका मतलब जितना वेलोसिटी से ये घटा उतना वेलोसिटी से ये बढ़ गया और सिस्टम का मोमेंटम, ये कार और ट्रक के सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। मान लिया कि कोई बंदूक और गोली है, बंदूक का अगर वेट मास जो है मान लिया कि 1 kg है और गोली क्या है 250 ग्राम, इसको हम 1/4 kg कह सकते हैं। माना कि गोली जो है, जो गोली है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से छूटा आगे, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे छूटा, ठीक है, इसका वेलोसिटी इतना हो गया। अब ये बताइए कि कितना वेलोसिटी से बंदूक पीछे गया होगा, कितना वेलोसिटी से बंदूक पीछे गया होगा। यहां पर एक्शन रिएक्शन हो रहा है, एक्शन रिएक्शन है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसका मोमेंटम भी क्या होगा, कंजर्व रहेगा। ये जितना स्पीड से इधर गया, अब बताइए कि इसको मोमेंटम, इसके मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, कंजर्व रहने के लिए सुरक्षित तो रहेगा ही। अब गोली बंदूक कितने स्पीड से पीछे गया होगा, तो हम यहां कह सकते हैं m1 v1 बराबर m2 v2 होता है कि नहीं। तो v2 तो पता है हमें कितना, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा मास कितना है गोली का, हाफ 1/4 kg, ये हो गया। m1 पता है 1 kg और इसका वेलोसिटी v1 निकालना है, तो क्या हो जाएगा भैया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जबकि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बंदूक पीछे की ओर जा रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बंदूक पीछे जाएगा, अगर गोली 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे जाएगा। तो यहां से आगे देखिए कि अगर हम इसको मोमेंटम कंजर्व रखने तो 1 इंटू 1 kg किसका है, बंदूक का वेट मास, और इसका वेलोसिटी कितने वेलोसिटी से ये जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। गोली कितने, गोली का वेट कितना है, मास कितना है 1/4 kg और उसका स्पीड कितना था 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए यहां पर ये जितना 25 है ये भी 25 है, तो मोमेंटम कंजर्व रहा इस सिस्टम का, यहां से ये प्रूव भी हो गया। अब देखिए कोई नाव है और एक वही टिल्लू पहलवान है ना। अब जितना वेग से नाव का, मान लिया कि मास 300 kg है और नाव जो है कितने स्पीड से पीछे जाएगा, अगर उस पर से कोई आदमी कूदेगा तो नाव कितना स्पीड से पीछे जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, मान लिया 5 मीटर प्रति सेकंड से, 5 मीटर प्रति सेकंड से ये नाव पीछे जा रहा है, ठीक है। तो बताइए कितना स्पीड से यहां से टिल्लू उधर कूदेगा, कितना स्पीड नाव इस पर लगाएगा, तो ये लगा लीजिए m1 v1 बराबर m2 v2। तो मान लिया कि 100 kg किसका है, 100 kg व्यक्ति का द्रव्यमान है और v2 स्पीड निकालना है कि कितना स्पीड से ये इधर गया, तो m1 v1 बराबर तो v2
V2 यहाँ से निकल जाएगा कि जो है व्यक्ति, जो टिल्लू है, वो 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वहां से क्या होगा, कूदेगा, भागेगा। तो ये एक सिस्टम की बात हो गई। वहीं पर सिस्टम का मोमेंटम अगर यहां से देख सकते हैं 300 इंटू 5, ये तो हमने क्या देखा, 1500 इधर 1500 इधर, तो मोमेंटम हमेशा सिस्टम का कंजर्व ही रहता है, आइसोलेटेड सिस्टम का। यहां से कह सकते हैं कि मान लिया कि कोई m1 द्रव्यमान का कोई बॉडी है और m2 द्रव्यमान का कोई बॉडी इधर है, ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये रेस्ट कंडीशन में था। क्या था, रेस्ट कंडीशन में था। अब जब ये टकराएगा m1 और इसका m2 हो गया, ठीक है, और टकराने के बाद ये क्या होगा, आपस में ही, मतलब आपस में चिपक करके क्या हो, आगे बढ़ने लगे, आपस में चिपक करके ये आगे ढरकने लगे, ठीक है, आगे ये चिपक करके आगे ढरकने लगे। तो अगर आपसे पूछे कि इस सिस्टम का जब ये चिपक करके आगे ढरकने लगे तो बताइए इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो हम जानते हैं किसी भी टाइप का कोलिजन में मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है। मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है। तो यहां अगर आपसे पूछेगा कि बताइए इसका क्या वेलोसिटी होगा, क्या होगा, तो देखिए m1 v1 पहले से इसका वेलोसिटी क्या है, m1 v1, ठीक है, मोमेंटम इसका ये है। अब जबकि ये टकराने के बाद ये एक सिस्टम की तरह काम करने लगे और दोनों आपस में मिल करके कुछ दूर तक जाए, तब वो कितने वेलोसिटी से जाएगा। तो आपको यहां पर कौन सा मास लेना होगा, दोनों के मास को लेना होगा, याद रखिएगा, दोनों के मास m1 प्लस m2 और तब जाकर के v2। और इस प्रकार से हम ये किसका एग्जाम्पल है, ये इन इलास्टिक कॉलिजन का एग्जाम्पल है, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन का। तो याद रखिएगा बस इतना ही। जहां से हम जब आपस में मिल करके कोई दो बॉडी आपस में मिल करके वहां से ढरकने लगे तो m1 v1 और दोनों बॉडी का मास और इंटू v2, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यहां से ध्यान रखिएगा, देखिए यहां से जैसे कि 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से और 8 केजी द्रव्यमान है, कोई 10 केजी के बॉडी पर 10 केजी के बॉडी पर ये जाकर के टकरा जाए और दोनों आपस में मिल करके ये इधर से ढरकने लगे, तो बताइए इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो यहां क्या है, कॉलिजन है, और कॉलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व होगा, और मोमेंटम कंजर्व होगा तो क्या होगा, 50 इंटू 8, इसका मोमेंटम क्या होगा, 50 इंटू 8। और इसका निकालना है तो इसका कैसे निकालोगे, तो दोनों का मास को जोड़ना होगा 10 प्लस 8 इंटू वी, और इसका मोमेंटम आपको, इसका वेलोसिटी आपको पता चल जाएगा। दोनों एक सिस्टम जब एक साथ दौड़ने लगा तो इसका आपको वेलोसिटी पता चल जाएगा, यहां से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। मोमेंटम हर एक टाइप के कोलिजन में क्या होता है, कंजर्व रहता है। मान लिया कि कोई P1 और P2 जो है m1 m2 द्रव्यमान का क्या है, बॉडी है और उसका अपना कुछ मोमेंटम होगा, P1 P2, इसका इनिशियल वेलोसिटी U1 U2 है, और जब ये बिफोर कोलिजन, और जब कोलिजन करेगा, टकराएगा, तो इसका इसी बॉडी का जो मोमेंटम है, मास तो सेम रहेगा, मास सेम रहेगा, लेकिन जब ये टकराने के बाद इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, और P4 जो ये दूसरा बॉडी है उसका भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा V2। और टकराने से पहले और टकराने के बाद मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो हम इस प्रकार से भी इसे बना सकते हैं, P1 प्लस P2 P3 प्लस P4, और हम जानते हैं m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2। और ये वाला एग्जांपल आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, संवेग संरक्षण का ये फॉर्मूला याद रखिएगा। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, बराबर रहता है एक सिस्टम का, याद रखिएगा, ठीक है, सिस्टम का बराबर रहता है हमेशा मोमेंटम। और अगर दो बॉडी आपस में टकराने के बाद अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो प्लस लगाएंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे तो यहां पर बस माइनस लगा दीजिएगा और कुछ नहीं। इसके बाद जो भी न्यूमेरिकल्स है, जैसे कि अभी हमने देखा m1 v1 बराबर m2 v2 से भी निकल जाएगा। और अगर दो बॉडी के बारे में बात करें तो ये दो फॉर्मूला हमारे पास हो गया। इसके बाद हम सारे के सारे न्यूमेरिकल, सारे प्रॉब्लम्स, चाहे वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हो, इंपल्स से हो, सबके बारे में अगर आपने क्लास किया है तो सबको हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगले चैप्टर के साथ। और इसके बाद जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उससे हम लोग इसके MCQ, इसका ऑब्जेक्टिव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ कर लेंगे और हमसे साइंस के कोई भी क्वेश्चन